ठीक है, तो आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री चालू करने हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। टॉपिक क्या होगा आज का? ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश का है। तो यूरोपियन में क्या क्या आता है? पोर्तुगीज आता है, डच आता है, फ्रेंच आता है और एक ब्रिटिश आता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रेफरेंस बुक। अगर हम लोग को बुक रेफरेंस करना हो तो ओल्ड एनसीईआरटी कर सकते हैं, जो कि बिपिन चंद्रा का है। दूसरा स्पेक्ट्रम कर सकते हैं, राजीव अय्यर जी का है। और थर्ड हो जाएगा मैग्रो हिल पब्लिकेशन का आता है, सोनाली बंसल और सिलवंत सिंह। तो अगर हम लोगों को जेपीएससी की तैयारी करना है और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, मेंस आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है कि ओल्ड एनसीईआरटी करना चाहिए। और अगर इससे भी ज़्यादा पढ़ना हो तो स्पेक्ट्रम उठा सकते हैं, मगर कोई भी एक ही बुक फॉलो करिएगा। प्लस मान लेते हैं ओल्ड एनसीईआरटी उठाते हैं तो प्री के लिए और मेंस के लिए अपना जो स्लाइड होगा, जिस स्लाइड्स मैं पढ़ाऊंगा, वो इनफ होगा। इसी तरीके आप लोगों को एक बुक रेफर करना ज़रूरी है। तो सोर्सेस ऑफ रीडिंग क्या होना चाहिए? एक जो अपना ऑनलाइन लेक्चर्स चलेगा, तो उसको फॉलो करना है। दूसरा, जो पावर पॉइंट का स्लाइड दिया जाएगा, उसको पढ़ना है। और तीसरा, अपना रनिंग नोट्स बना सकते हैं आप लोग। मस्ट हैव चीज़ होना चाहिए, यानी कि आपके पास होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस होना चाहिए। आप लोगों के पास पीवाईक्यू का बुक होना चाहिए। चाहे तो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जेपीएससी का होना चाहिए। और हम तो अगर बोले तो पूरा पीसीएस का एक प्रीवियस ईयर बुक होना चाहिए, जैसे घटना चक्र प्रीलिम्स के लिए होना चाहिए। और इसमें आपको क्या जेपीएससी की टारगेट कर रहे हैं, तो जेपीएससी का आपको एनालिसिस करके रखना होगा। कौन सा क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से आता है, कौन सा चैप्टर फॉलो करता है, कितने नंबर का आता है, तो वो एनालिसिस करना होगा। अब ये जो नोट प्रोवाइड करेंगे हम लोग, जो क्लास करने वाले हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ऐसे ऐसा आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडिंग थीमेटिकली। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो 1192 की बात करें, तो 1192 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का रोल था। और 1526 से 1707 तक आए तो वो मुगल्स हो जाएगा। 1707 से 1761 हो जाता है राइज ऑफ द मराठास। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया कब होता है? 1761 से 1857। अभी जो इंग्लिश दिख रहा है, तो हिंदी मीडियम वाले घबराना नहीं है। 2-3 स्लाइड के बाद पूरा हिंदी इंग्लिश साथ में आएगा, ठीक है। 1900 1857 से 1900 के बीच में क्या होता है कि इंडियन रिस्पॉन्स होता है, यानी कि इंडियन क्या करते हैं, रिवॉल्ट्स करते हैं। 1900 से 1947 के बीच में फ्रीडम स्ट्रगल होता है। और 1947 से 2025 ले लेते हैं, आज जो क्या चल रहा है 2025, तो यहाँ पे क्या होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया चल रहा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, यूरोपियंस का एंट्री कहाँ हुआ था, तो ये वाली जोन में हुआ था, ये वाली जोन में। स्ट्रगल फॉर यूरोपियन सुप्रीमेसी यहाँ से यहाँ तक हुआ था। मॉडर्न हिस्ट्री का अगर हम थीम 1 देखें, तो इसको दो भागों में बांट देते हैं हम लोग। एक होता है एंट्री ऑफ यूरोपियन। तो यूरोपियंस इंटर किया तो उसका कारण कुछ होना चाहिए ना। कोई कहीं जाएगा तो उसका कारण होना चाहिए, तो उसका कॉज पढ़ेंगे, थीम पढ़ेंगे। पोर्तुगीज सबसे पहला आने वाला कौन था? पोर्तुगीज था। तो उसका ओरिजिन देखेंगे, एंड पॉइंट देखेंगे। उसका पॉलिटिकल कंडीशन क्या था इंडिया में, वो देखना है। दूसरा, थीमेटिक कवरेज ऑफ द मुगल्स देखेंगे, मुगल का राइज एंड फॉल देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये टाइम लाइन देखें, तो 1206, 1206 में क्या था, दिल्ली सल्तनत का आगमन होता है। 1498 में कौन आता है? 1498 में यूरोपियंस आते हैं। कौन आता है? वास्को ड गामा आता है। 1526 में मुगल्स का आगमन होता है, 1526 में।
और 1707 में लेटर मुगल्स का शुरुआत होता है। 1761 में मराठास पीक में था। 1941 में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी का क्राउन रूल खत्म होता है। और 1947 से अभी तक क्या है, द पीपल ऑफ इंडिया। तो अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत कब हुआ, तो 1206 कह सकते हैं। यूरोपियन कब आया, 1498 में आया। मुगल्स कब आया, 1526 में आया। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम लोग क्या करेंगे, दो भाग में बांटेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को दो भाग में बांटेंगे। एक भाग में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन रिएक्शन। तो जो ब्रिटिश क्या किया ना, यूरोपियन जितना भी भारत में को जितना तंग किया है, तो उसका रिएक्शन तो हो गई ना, कितना सहेगा। पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश इंडिया की जो का विजन कैसे हुआ, दूसरा पढ़ेंगे इंडिया का रिएक्शन। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया चलता है 1757 से लेकर 1857, लगभग 100 साल। और इंडियन रिएक्शन चलता है 1857 से 1947, यहाँ कितना साल हुआ, लगभग 90 साल। अब देखेंगे हम लोग ये कॉन्क्वेस्ट हुआ कैसे, कॉन्क्वेस्ट होता कैसे है। तो लास्ट स्लाइड में हम लोग देखें 1206 में कौन आता है, दिल्ली सल्तनत। 1498 में कौन आता है, 1726 में मुगल। 1707 में लेटर मुगल। और मराठा मजबूत होता कब, 1761 में। 1947 में कमजोर हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। 2025 में आज हम लोग जी रहे हैं। तो हम लोग को देखना है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट कैसे टुक प्लेस हुआ, कैसे हुआ है। तो पहला हम लोगों को देखना है जब ब्रिटिश आया, ब्रिटिश, ये हम लोग क्या हुआ, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट मतलब ब्रिटिश कैसे जीता। तो ब्रिटिश के सामने दो चैलेंज था, एक यूरोपियंस था, दूसरा प्रिंसली स्टेट था। तो ब्रिटिश के इंडिया में आने से पहले भी कुछ यूरोपियन राज कर रहे थे, जैसे कि पोर्तुगीज। तो ब्रिटिश सबसे पहले किसको मारता है ना, ब्रिटिश आया तो यूरोपियन, चार यूरोपियन यहाँ नजर होगा, ये यूरोपियन से चार यूरोपियंस नजर आ रहे होंगे। पहला यूरोपियंस हो जाता पोर्तुगीज, फिर हम लोग लेते हैं डच को मारा, उसके बाद फ्रेंच को मारा, उसके बाद अदर्स। तो यूरोपियंस पहला ब्रिटिश किसको मारता, पोर्तुगीज को मारता कब, 1612 में। पोर्तुगीज को कौन मारता है, ब्रिटिश मारता है। 1759 में बैटल ऑफ बेदरा में किसको मारता है, डच को मारता है। उसके बाद फ्रेंच को मारता है 1760 में, बैटल ऑफ वांडीवॉस में। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी तरफ था ब्रिटिश के लिए प्रिंसली स्टेट्स, उसमें लेटर मुगल्स आता है। औरंगजेब के बाद वाला को बोलते हैं हम लोग लेटर मुगल्स। उसके बाद बंगाल आता है, छोटा छोटा जो राजवाड़ा है उसको मारेगा। दक्कन को मारेगा, अवध को मारेगा, सिख को मारता है, मैसूर को मारेगा, मराठा को मारेगा। तो इन सब को ब्रिटिश मारता है। एक तरफ तो खुद से लड़ेगा यूरोपियन से, दूसरा तरफ इंडियन से लड़ेगा। अब देखिए यूरोपियंस का जब एंट्री हुआ यूरोपियंस का, तो उस समय कंटेम्प्ररी उसी के समतल में क्या चल रहा था उसी टाइम में। अगर हम लोग को समझना है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश का विजय, तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि यूरोपियंस का एंट्री कैसे रहा इंडिया में। तो सबसे पहले यूरोपियंस का एंट्री देखना इंडिया में। दूसरा बात, यूरोपियंस क्यों आए, कोई तो रीजन होगा आने का। थर्ड वन, रूट कैसा था, कौन सा रूट अपनाए। तो ये सब हम लोगों को देखना है। तो जब यूरोपियंस का एंट्री हो रहा था, तो यहाँ पे लोधी डायनेस्टी रूल कर रहा था, राजपूत किंगडम, लोधी डायनेस्टी। ठीक है। और एक यहाँ पे विजयनगर एम्पायर रूल कर रहा था। एंट्री ऑफ यूरोपियन, इसमें क्या देखना, अब जब ऐसा नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियन पहली टाइम आया था। सबसे पहली बार मॉडर्न हिस्ट्री में ही नहीं आया था, मतलब कि कब आया, 1498 में ही नहीं आया था। इससे पहले भी एंशियंट और मेडिवल टाइम्स में आया करते थे, सी और लैंड रूट्स से आया करते थे। जैसे कि संगम एज ले लीजिए या गुप्त एज ले लीजिए, इस समय यूरोपियंस आए थे। 15 सेंचुरी के बीच में होता क्या है, टर्किश पावर में आता है।
और टर्किश पावर में आता है तो वहाँ से एक एम्पायर निकल के आता है जिसका नाम है ऑटोमन एम्पायर। ठीक है। अब ऑटोमन एम्पायर क्या करता है, लैंड सी रूट को क्या करता है, ब्लॉक करता है। देखिए यहाँ पे है पोर्तुगल, ये यूरोप है, और ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे, ये रेड वाले के अंदर में यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर है। तो किसी भी यूरोपियन को आना होता था तो यहाँ से ऐसे रूट क्रॉस करके आना पड़ता था इंडिया में। अब ऑटोमन एम्पायर जब अपना पीक में आया, ऑटोमन एम्पायर जब पावर में आया, टर्किश पावर, तो यहाँ का रूट जो है इसको ब्लॉक किया। अब ब्लॉक किया तो यूरोपियन के लिए संकट पैदा हो गया। यूरोपियन को तो इंडिया आना था, ट्रेड करना था, यहाँ को मसाला ले जाना था। तो यूरोपियन क्या किया कि दूसरा रूट खोजने लगा। और ठीक इसी समय में साइमल्टेनियसली क्या हो रहा था, यूरोप में कुछ कुछ चेंजेस आ रहे थे। 15 सेंचुरी में अगर हम लोग देखें, 15 सेंचुरी में तो एक चल रहा था फ्यूडलिज्म, जिसको हम लोग सामंतवाद बोलते हैं। ये फ्यूडलिज्म या सामंतवाद होता क्या है, अगर आप जमींदार हैं तो आपका ज़मीन है, भूमि, उसको खेती कौन करेगा, किसान करेगा। तो किसान को हायर करते हैं, और किसान को क्या देते हैं आप, किसान को आप सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। किसान को आपको सुरक्षा प्रोवाइड करना है। दूसरा, उसे भोजन देना है, खाने का बंदोबस्त कराना है, भोजन देना है। तो पहला सुरक्षा देना, दूसरा भोजन देना, ये काम था जमींदार को किसान को देने का, और किसान इसके बदले क्या करता था, खेती करता था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सामंतवाद, फ्यूडलिज्म बोलते हैं। दूसरा, इसी टाइम क्या हो रहा था, रिनाइजेंस का दौर चल रहा था, यानी पुनर्जागरण हो रहा था। पुनर्जागरण होता क्या है कि अपना जो कल्चर होता है उससे हट के कुछ नया करना। उसी टाइम में स्ट्रॉन्ग मोनार्क्स हो रहा था, मजबूत राजा डेवलप हो रहा था, नेशंस हो रहा था, इंपेरियलिज्म हो रहा था, यानी कि साम्राज्यवाद पनप रहा था। इसी टाइम कॉन्सेप्ट आया गॉड, ग्लोरी और गोल्ड का। एडवेंचरिस्ट ट्रेडर्स आया। ऐसे क्यों, नया रूट खोजा था। और इस टाइम क्या हुआ, रिलीजियन का थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, जैसे कि एक रिफॉर्मेशन आया रिलीजियन में। क्या होता है, क्रिश्चियन दो भाग में बढ़ता है, एक कैथलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट पे बढ़ता है। इसमें क्या होता है, साइंटिफिक डिस्कवरी होता है। डिस्कवरी में क्या होता है कि न्यू रूट्स खोजा जाता है। किस लिए, अब रूट्स, नया रूट्स खोज रहा था, उसका मेन उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य था मर्केंटिलिज्म। इसका मतलब होता है व्यापारवाद, व्यापार चलाना। अब देखिए यहाँ पे जो है इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में क्या है, मेरा ऑटोमन एम्पायर राज कर रहा है यहाँ पे, ऑटोमन एम्पायर। तो यहाँ से जो भी आ रहा था उसको इंडिया तक पहुँचने दिया नहीं जा रहा था, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जब ताकत में था, बहुत शक्तिशाली एम्पायर था। तो यहाँ से रूट को क्लोज कर दिया। अब यूरोपियन क्या हो, यहाँ पे पोर्तुगल है, तो बोला कि हम यहाँ से रूट खोजेंगे। तो रूट खोजना चालू किया, तो यहाँ से होकर ये इंडिया की तरफ आता है, तो वाया सी रूट की तरफ से आता है। तो अगर हम लोग बात करें 1453 की, बात करेंगे 1453 का बात है। एक कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू द ऑटोमन एम्पायर। तो क्या होता है, कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह है जो कि ऑटोमन टर्क्स उसमें क्या करता है, कब्जा कर लेता है। अब इसमें होता क्या है कि रिनाइजेंस यानी पुनर्जागरण का भावना उत्पन्न होता है। अब काम जो चालू हो रहा है यहाँ से, रोल ऑफ प्रिंस हेनरी, एक प्रिंस हेनरी है, तो इसका रोल क्या है, द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। तो रोल ऑफ प्रिंस हेनरी क्या है, द नेविगेटर है। पोप निकोलस फाइव, एक पोप है जिनका नाम है पोप निकोलस फाइव, 1454 में प्रिंस हेनरी को देते हैं क्या, बोलते कि जाओ तुम नेविगेट करो, जाओ और सी रूट खोजो, नेविगेट करो समुंदर में। तो एक कोटेशन देते हैं, एक फ्रेज देते हैं जिसका नाम है सी टू द डिस्टेंट सोर्स ऑफ द ओरिएंट। तो ये किसका दिया हुआ है, पोप निकोलस फाइव का। इसका मतलब होता है समुद्र से पूरब के देश की तरफ जाओ और तट की तरफ जाओ। तो पहले सब क्या सोचता था ना कि जो अर्थ है वो क्या है, फ्लैट है। तो अगर आप फ्लैट है अर्थ, तो आप यहाँ से जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे गिर जाएंगे। तो ऐसा सोचता था। अब एक ट्रीटी है जिसको याद रखना है, ट्रीटी ऑफ टोर्डिसेलास।
ट्रीटी ऑफ टोर्डिसेलास होता है 1494 में। तो ये किसके किसके बीच में होता है? तो ये होता है पोर्तुगल और स्पेन के बीच में। अब इसमें होता क्या है कि नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है उसको दो भाग में बांटता है। किसमें? ट्रीटी ऑफ टोर्डिसेलास में। एक इमेजिनरी लाइन खींचा जाता है अटलांटिक ओशन में। ये मेरा अटलांटिक ओशन है, तो यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींचा जाता है। ऐसी इमेजिनरी लाइन खींचा जाता है। ये वाला हो गया ईस्ट साइड और ये वाला हो गया वेस्ट साइड। तो जो ईस्ट साइड है वो दे दिया जाता है पोर्तुगीज को। ईस्ट साइड किसे दिया जाता है? पोर्तुगीज को। और वेस्ट साइड दे दिया जाता है स्पेन को। अगर बोला जाए कि ये ट्रीटी ऑफ टोर्डिसेलास किसके किसके बीच हुआ है, तो किसके बीच में हुआ है? पुर्तगाल और स्पेन। पोर्तुगल और स्पेन के बीच में हुआ था ट्रीटी ऑफ टोर्डिसेलास। कब हुआ था? 1494 में। 1487 में बार्थोलोमियो डियाज नाम का एक यूरोपियन है जो कि कहा जाता है केप ऑफ गुड होप का खोज करता है। क्या करता है? केप ऑफ गुड होप का खोज करता है। तो बार्थोलोमियो डियाज क्या होता है ना, यहाँ से निकलता है और आता है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आता है। तो ये वाला जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप। और यहाँ पे आता है और ये कहता है कि मैंने इंडिया का खोज कर लिया, इंडिया खोज कर लिया। एक्चुअली में वो इंडिया होता नहीं है, इसको पता चलता बाद में ये तो इंडिया है ही नहीं। तो इसका नाम होता है केप ऑफ गुड होप। ठीक 10 साल बाद, तो 1487 में बार्थोलोमियो डियाज निकला। तो बार्थोलोमियो डियाज किसका खोज करता है? केप ऑफ गुड होप का खोज करता है। ठीक 10 साल बाद, 10 ईयर्स लेटर, कौन निकलता है? वास्को ड गामा निकलता है यूरोप से 1497 में। यूरोप से निकलता है और 21 मई, ये वाला डेट याद रखना, 21 मई 1498, 21 मई 1498 में एंट्री ऑफ वास्को ड गामा होता है। देखिए हिंदी वाला आप लोग राइट साइड में देखिएगा, ठीक है। 21 मई 1498 में एंट्री ऑफ वास्को ड गामा होता है। वास्को ड गामा की एंट्री भारत में होता है और यहाँ से शुरू होता है कमिंग ऑफ यूरोपियंस, यानी पोर्तुगीज का आना शुरुआत हो जाता है। पोर्तुगल कहाँ पे? पोर्तुगल यहाँ पे पोर्तुगल है। यहाँ से क्या निकला? वास्को निकला यहाँ से, यहाँ पे आता है। और वास्को डी गामा में पहली बार कहाँ पे आता है? केप ऑफ गुड होप में आता है। यहाँ पे एक गुजराती बिजनेसमैन मिलता है जिसका नाम है अब्दुल माजिद या अब्दुल मनीर भी कहेंगे, लिखा है। और ये इसे लेके जाता है इंडिया की तरफ। पोर्तुगीज सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज सबसे पहला पोर्तुगीज कब आया? तो 21 मई 1498 में आता है। फर्स्ट टू अराइव पोर्तुगीज ही है और लास्ट टू लीव, सबसे पहले पोर्तुगीज आया और सबसे लास्ट में भी पोर्तुगीज गया। कब गया? 1962 में। तो कैसे गया? एक ऑपरेशन चलाया। कौन? इंडियन गवर्नमेंट, ऑपरेशन विजय। एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत यूरोपियंस को पुर्तगाली को इंडिया छोड़ना पड़ा। अब पोर्तुगल क्यों आया था इंडिया? इसका दो मकसद था। एक तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आया था, दूसरा रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू से आया था। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इसका? तो पीपर मानी काली मिर्च, काली मिर्च का ट्रेड करना था इसको, ठीक है, व्यापार करना था काली मिर्च का। दूसरा क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए आया था यहाँ पे। प्रिंस हेनरी जब हम लोग पढ़े हैं तो प्रिंस हेनरी को हम लोग कह सकते हैं, ये कहलाते हैं नेविगेटर, ठीक है। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर कहलाता है। अब ये क्या चाहते थे कि कुछ एक नया सी रूट होना चाहिए, क्योंकि ओटोमन एम्पायर, ओटोमन टर्की लोग क्या किया था, उसको तो ब्लॉक कर दिया था, ये वाला रूट को ब्लॉक कर दिया था। पहले तो रूट ये हुआ करता था वाया लैंड। अब यहाँ ब्लॉक होने के बाद इन्होंने क्या हुआ कि लैंड रूट पूरा तरीके से ब्लॉक हो गया। अब इन लोगों ने सोचा कि सी रूट खोजना होगा, नया कुछ सी रूट, पहुँचना तो इंडिया तक ही है, तो सी रूट का खोज किया। बार्थोलोमियो डियास। तो बार्थोलोमियो डियास कब निकला था? 1487 में निकला था। मगर ये केप ऑफ स्टॉर्म पहुंचता, केप ऑफ स्टॉर्म कब पहुंचता है? 1488 में। ये जो केप ऑफ गुड होप है ना, उसी का नाम हुआ करता था केप ऑफ स्टॉर्म्स।
तो बार्थोलोम्यू डियास जब 1488 में केप ऑफ स्टोम्स पहुंचे तो उसका रीनेम किए। क्या रीनेम किया? उसका नाम दिया केप ऑफ गुड होप। तो बार्थोलोम्यू डियास केप ऑफ स्टोम्स का नाम चेंज करके केप ऑफ गुड होप करते हैं। पोर्तुगीज का कोलोनाइजेशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, एंट्री ऑफ वास्को डी गामा कब हुआ? 21 मई 1498 में होता है। ये कहाँ पहुंचते? केप ऑफ गुड होप। वास्को डी गामा यहाँ से निकले, ऐसे आए और अपना जहाज लेके यहाँ पहुंचे, जिसका नाम है, ये वाला एरिया का नाम है केप ऑफ गुड होप। यहाँ पे पहुंचते हैं और इसको एक मदद करता है गुजराती बिजनेसमैन, इसका मदद करता है गुजराती बिजनेसमैन जिसका नाम था अब्दुल माजिद, कहीं कहीं पे लिखा होगा अब्दुल मनीर। उसके बाद 21 मई 1498 को पहली बार ये पहुंचता है इंडिया। इंडिया में कहाँ? कैलीकट। याद रखना है, पहली बार पहुंचा था वास्को डी गामा कैलीकट में। यहाँ पे पहुंचता है 1998 में और 1498 में 21 मई कैलीकट में, जहाँ पे वेलकम करता है एक जमोरिन नाम का राजा था जिसको मन्ना विक्रमा भी कहा जाता। देखिए एक जमोरिन है, जमोरिन, एक जमोरिन है जिसको मन्ना विक्रमा भी कहा जाता है, मन्ना विक्रमा। तो मन्ना विक्रमा एक राजा हुआ करता था, किंग। ये वेलकम करता है, किसका करता है? वास्को डिगामा का। कब करता है? 21 मई 1498 में। अब देखिए जब पोर्तुगीज आया इंडिया में इंटर किया, उससे पहले इंडिया में ट्रेड कौन करता था? तो अरब करता था, क्योंकि ये यूरोप वाला अरब वाला रूट है। तो यहाँ पहले कौन करता था? अरब ट्रेड कर रहा था। तो जब अरब देखता है कि पोर्तुगल का एंट्री हुआ, पोर्तुगीज का एंट्री होता है, तो अरब को तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे पोर्तुगीज और अरब का कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसके बीच में लड़ाई हो जाता है। उसके बाद जब वास्को डिगामा रिटर्न होता है, 1498 में आया था, 1499 में जब ये रिटर्न होता है इसी रूट से रिटर्न होता है, और यहाँ से ले जाने के बाद वहाँ पे कितना टाइम प्रॉफिट होता है? 60 टाइम्स का इसको प्रॉफिट होता है। अब जब 60 टाइम्स का प्रॉफिट होगा तो कोई फिर क्यों रुकेगा वहाँ पे? तो इसके बाद ये दोबारा आता है। तो सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा। दूसरा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, जिसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आता है 1500 ईस्वी में। आते ही इसके साथ लड़ाई होता है, इसका किसके साथ? अरब्स के साथ। अब पेड्रो अल्वारेज कैब्रल चाहता था कि कैलिकट में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया जाए, मगर अरब्स के साथ और लोकल्स, अरब्स और जमोरिन लोकल था, तो इन लोग दोनों मिला हुआ था। तो इसके साथ इसका इशू हो जाता कैब्रल के साथ। तो कैब्रल को गुस्सा आता है, और कैब्रल था थोड़ा पावरफुल। तो क्या करता है कैब्रल जो है कैलिकट में बम्बार्ड करता है। और ये बम्बार्ड जो है पहला बम्बार्ड था, पहला फर्स्ट बम्बार्ड था। तो अगर पूछा जाएगा कौन सा यूरोपियन था जो बम्बार्ड किया था, तो कैब्रल होगा। कब? 1500 में। अब देखिए हम लोग इंग्लिश में तो यहाँ पढ़े, मगर इसका हिंदी पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? इंग्लिश भी लिखा हुआ, हिंदी में भी लिखा हुआ। तो तनाव बढ़ने के कारण पुर्तगालियों ने कालीकट पर क्या किया? बमबारी किया। बमबारी करने वाला कौन था? जिसका नाम है कैब्रल। तो ये हमारा है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा है, वास्को डिगामा यहाँ से निकले थे और यहाँ पहुँचे थे। यहाँ पहुँचने के बाद इसको कौन ले जाता है? अब्दुल माजिद ले जाता है इंडिया। अब्दुल माजिद कौन था? गुजरात के एक बिजनेसमैन था। उसके बाद 1498 में यहाँ से ये रिटर्न बैक जाता है। रिटर्न बैक कैसे जाते हुए यहाँ से रिटर्न बैक चला जाता है। कहाँ जाता है? पुर्तगाल से आया था तो पुर्तगाल चल जाता है। तो वास्को ड गामा चला गया, 1498 में आया। कब आया? 1498 में आता है, 1499 में चला जाता है। कितना टाइम्स इसको प्रॉफिट हुआ था? 60 टाइम्स का प्रॉफिट हुआ था, 60x का। तो इसका सेकेंड टाइम आना तो लाजमी है। तो वास्को डिगामा का सेकेंड वॉयज टू इंडिया होता है कब? 1502 में। पहली बार 1498 में आता है, दूसरी बार 1502 में आता है। तो आते ही ये क्या करता है? एक्सपेंशन ऑफ पोर्तुगीज ट्रेड, जो पोर्तुगीज ट्रेड है उसको एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करता है स्पेशली किसमें? स्पाइसेस लाइक सिनामोन यानी दालचीनी, और ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च। तो ये दोनों स्पाइसेस में इसको क्या करता है? एक्सपेंड करता है।
अब वास्को डी गामा सोचता है कि एक फैक्ट्रीज बनाया जाए। तो फैक्ट्रीज को यूरोपियन भाषा में, पुर्तगाली भाषा में बोलते हैं फिटोरियाज। फिटोरियाज यानी फैक्ट्रीज। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए सोचता है, मगर होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जमोरिन, जमोरिन वहाँ का लोकल रूलर था। क्यों इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है? क्योंकि देखिए, जमोरिन है और अरब, ये दोनों आपस में बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे। तो जमोरिन और अरब आपस में अच्छे मित्र थे। पुर्तगीज के आने से अरब डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके चलते पुर्तगाली को जमोरिन और अरब क्या कॉन्फ्लिक्ट सहना पड़ता है। तो पहला फैक्ट्री एस्टैब्लिश करता, पहला फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेगा पोर्तुगीज। कहाँ करेगा? कोची में। कब? 1503 में। वास्को डी गामा आया कब दूसरी बार? 1502 में। आते ही एक साल बाद यहाँ पे कोची यानी कोचीन, ये वाला एरिया कोचीन, तो यहाँ पे ये पहला फैक्ट्री डालता। कब? 1503 में। तो मैप से याद रखना है कि 1503 में पहला फैक्ट्री बनाता है पोर्तुगीज। कहाँ पे? कोचीन में। कोची वॉज डिक्लेयर्ड फर्स्ट पोर्तुगीज कैपिटल, और इसी को पहला कैपिटल भी डिक्लेयर करता है पुर्तगाल। तो अगर पूछा जाए कि पुर्तगाली का पहला कैपिटल कौन सा होगा, तो कोचीन हो जाएगा। पहला फैक्ट्री कहाँ बनाया? तो कोचीन में बनाया। कब बनाया? 1503 में। अब देखिएगा, फैक्ट्री और फोर्ट में अंतर होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना। फर्स्ट पोर्तुगीज फोर्ट वाज बिल्ट। अब पहला पोर्तुगीज फोर्ट कब बना? पुर्तगाली फोर्ट, किला, तो 1503 में बना। क्यों बनाया गया? ताकि अपना जो बेस है उसको मजबूत बना सके। फोर्ट क्यों बनाया जाता था? ताकि अपना जो है ना स्ट्रॉन्ग होल्ड वहां पे रखें। अब इसका मन किया कि एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज किया जाए, तो न्यू ट्रेड सेंटर्स डेवलप किया। कहाँ पे किया ट्रेड सेंटर्स? एक कन्नूर में, एक कोल्लम में। तो क्वेश्चंस आता है जैसे कि यहाँ पर कोचीन है, तो यहाँ पे होगा कोल्लम, यहाँ पे होगा कोल्लम, KOLLAM, कोल्लम। और यहाँ पे आ जाता है कन्नौर। तो देखेंगे कोचीन के जस्ट ऊपर थोड़ा दूर में क्या है? कन्नौर है। तो कोचीन, कन्नौर और कोल्लम, ये तीनों एक लाइन में है। ये अ, किसके हैंड में होगा? तो ये होगा पुर्तगाली का हैंड में होगा, पोर्तुगीज के हैंड में। अब वास्को डी गामा का थर्ड टाइम आना होता है। वास्को डी गामा टोटल 3 टाइम्स आता है वास्को डी गामा। तो पहली बार आता 1498 में, दूसरी बार 1502 में, और तीसरी बार आता है 1524 से 1526 तक। और इसी टाइम इसका मृत्यु भी हो जाता है। अभी क्या हो रहा था? पोर्तुगल एस्टैब्लिश डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इट्स टेरिटरी। अब पुर्तगाली क्या है ना कि पहले क्या हुआ, प्राइवेट कंपनियां आ रही थी कि पुर्तगाली आया, अपना बिजनेस किया, चल गया। मगर पोर्तुगीज किंग को पसंद नहीं आया। वो सोचा कि अब क्या है ना कि गवर्नमेंट चलाया जाए, गवर्नर का आदमी भेजा जाए। तो ये क्या किया पुर्तगाली लोग, वाइसरॉय अपॉइंट करना चालू किया कि अब कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा, इंडिया में जाना है तो गवर्नर का आदमी ही जाएगा, जैसे कि वाइसरॉय जाएगा। तो टोटल कितने कितने वाइसरॉय आए वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो वाइसरॉय बन के आया, फर्स्ट वाइसरॉय, यहाँ पे लिखना होगा फर्स्ट वाइसरॉय, तो ये हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका कार्यकाल कब था? 1505 से लेकर 1509 तक था। तो 1505 से लेकर 1509 तक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रहेगा। इसको 3 साल के लिए भेजा गया था, 3 साल के लिए, टू स्टैब्लिश पोर्तुगीज कंट्रोल, कि जाओ अपना पोर्तुगीज के कंट्रोल बना कर रखो इंडिया में। 3 साल के लिए भेजा गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का? कि फोर्ट बनवाना था, फैक्ट्रीज बनवाना था, ताकि अपना जो ट्रेड है उसको स्ट्रॉन्ग मिले, स्ट्रेंथन मिले, और मिलिट्री बेस अपना मजबूत हो। तो ये क्या करता है? मिलिट्री का एक्सपेंशन करता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आते ही मिलिट्री का एक्सपेंशन करता है। तो ये चाहता था कि एडन को कैप्चर किया जाए, दूसरा हॉर्मुज को कैप्चर किया जाए, और थर्ड मलक्का को कैप्चर किया जाए। ये तीनों में क्या राज था? मुस्लिम रूलर्स का राज था। तो हम लोग देखेंगे कि ये अपना इंडिया है, ये वाला इंडिया है, सभी जानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है, ये हो जाएगा स्टेट ऑफ मलक्का। तो इंडिया के राइट साइड में, यानी कि बे ऑफ बंगाल वाला साइड में, स्टेट ऑफ मलक्का आता है। हॉर्मुज यहाँ पे आएगा, ये वाला हो जाएगा हॉर्मुज, सऊदी अरबिया के राइट साइड में। और आ जाता एडेन, ये वाला एडेन वाला साइड हो जाता है एडेन।
तो आप लोग देख रहे हैं कि हॉर्मुज कहाँ है, एडन कहाँ है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो आया वो क्या चाह रहा था, वो चाह रहा था कि एडन में कैप्चर करना है, हॉर्मुज में कैप्चर करना है और मलक्का में कैप्चर करता है। मगर होता क्या है कि ये कर नहीं पाता उस टाइम। फिर क्या होता है, फोर्ट्रेस बिल्ड होता है, एस्टाब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड्स एट एंजदीवा। कोचीन है, कोचीन के जस्ट नीचे एंजदीवा नाम का एक जगह है, वहाँ पे क्या होता है, एक फोर्ट बनाता है। दूसरा कोचीन में बनाता है, कन्नौर में और किलवा में। तो याद रखना, एंजदीवा, कोचीन, कन्नौर, किलवा, ये सब कौन करेगा, पुर्तगाली करेगा। मालाबार कोस्ट आप लोग पढ़ेंगे, मालाबार कोस्ट ज्योग्राफी में। तो मालाबार कोस्ट कहाँ होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है तो इसका जमोरिन के साथ में विवाद हो जाता है। ठीक है, विवाद होता कहाँ पे, मालाबार कोस्ट में। मालाबार कोस्ट में क्या आएगा, कोचीन आएगा। अब ये चाहता है कि नवल एक्सपेंशन करना। नवल एक्सपेंशन मतलब नेवी को एक्सपैंड करना चाह रहा था, ताकि पुर्तगाली का जो कंट्रोल है डिफेंस वाला कोस्टल एरियाज में, वो मजबूत हो। अब इसका विक्ट्री होता है, ये जाता है गुजरात में, तो वहां पे इसको विक्ट्री होता है। 1508 में क्या होता है कि बैटल ऑफ चौल एंड बैटल ऑफ दाबुल, जिसको बैटल ऑफ चौल और बैटल ऑफ दीव भी कहते हैं। तो 1508 में एक बैटल ऑफ चौल एंड बैटल ऑफ दाबुल यानी दीव लड़ा गया। तो यहाँ पे एक तरफ से था गुजरात और एक तरफ से था इजिप्ट। तो इजिप्शियन और गुजरात का अलायंस होता है, जहाँ पे ये हारता है। कौन हारता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इसके चलते क्या होता है, इसका एक बेटा रहता है, उसको वो खो देता है 1508 में बैटल ऑफ चौल एंड बैटल ऑफ दाबुल में। वापस 1509 में रिटर्न आता है रिवेंज लेने के लिए। और क्या होता है, इस समय ये वॉन होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद ये रिटर्न चला जाता है। 1509 में रिवेंज लेने के बाद ये रिटर्न हो जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी ये करता है। एक ब्लू वाटर पॉलिसी है, उसका क्या करता है, इंट्रोडक्शन, उसको इंट्रोड्यूस करता है। और जितना भी पुर्तगाली जो ब्लू वाटर पॉलिसी है ना, इससे होता क्या है कि जो जितना भी नेवल है, यानी कि नेवी का जो ताकत है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है अरेबियन सी में। तो अरेबियन सी में ब्लू वाटर पॉलिसी के आने से सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाता है पुर्तगाली। सेम स्लाइड है। अच्छा एक बात बताइए, ये स्लाइड ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों की, ये वाला? व्हाइट वाला सर। वाइट ज़्यादा बेस्ट है ना? जी सर। व्हाइट वाला ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो अगला स्लाइड कल की क्लास से वाइट में बनेगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो पहला कौन आया मेरा, पहला जो गवर्नर आया वो आता फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद आएगा ए यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो पहला याद रखना फल। तो पहला से हो जाता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है 1505 से 1509। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क आएगा 1509 से 1515 तक। ये पोर्तुगीज का एक्सपेंशन करेगा। अब देखिए, इंडिया में अल्बुकर्क तो 1503 में ही आ गया था, मगर उस समय ये क्या होकर आया था, वाइसरॉय होकर नहीं आया था, ये कमांडर बन के आया था 1503 में। मगर पुर्तगाली का सेकंड गवर्नर बन के आता है ये 1509 में। कौन, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क भी बोल सकते हैं, अल्बुकर्की भी बोल सकते हैं। अब ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट किया था, कौन किया था स्टार्ट, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। मगर उसको इम्प्लीमेंट करता है कौन, ब्लू वाटर पॉलिसी को, अल्बुकर्की। और नेवल डोमिनेंस को प्रायोरिटी देता है कि अगर आपको टेरिटोरियल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि अगर आपको ज़मीन में विस्तार करना है, ज़मीनी विस्तार करना है जितना है, तो आपको क्या करना होगा, नेवी मजबूत करना होगा। और नेवी को मजबूत करने के लिए आपको ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो बनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी होता क्या है कि एक परमिशन है, परमिशन लेना पड़ता है अगर आपका अरेबियन सी में ट्रेड करना है, इंटर करना है,
तो पुर्तगाली से परमिशन लेना होगा। तो एक्सपेंशन ऑफ पोर्तुगीज कंट्रोल हम लोग देखेंगे, यानी कि पुर्तगालियों का विस्तार देखेंगे। तो 1510 में गोवा पर विजय प्राप्त करता है, जिससे इसे पुर्तगाली शासन का मुख्य केंद्र बनाया गया था। अब देखिए, अल्बुकर्की आया 1509 में, 1 साल रुकता है, और 1510 में बीजापुर सुल्तान, जिसका नाम है आदिल शाही, बीजापुर का सुल्तान होता है जिसका नाम होता है आदिल शाही, आदिल शाही से गोवा छीनता है, गोवा कैप्चर करता है। और स्ट्रेंथन क्या होता है, पोर्तुगीज नेवी को स्ट्रेंथ मतलब कि मजबूत बनाता है, और अभी तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल नहीं कर पाया था उसको ये जीत लेता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी हाथ में आ जाता है। अब क्या होता है कि ये अपना ट्रेड नेटवर्क, जिसका नेटवर्क है ट्रेड नेटवर्क, उसको ये एक्सपेंड करता है। कहाँ करता है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में एक स्पाइस आइलैंड है, दूसरा बंगाल तक। अब ये क्या करता है, हुगली और बैलासोर दोनों को कंट्रोल में कर लेता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पुर्तगाली कहाँ पे आया था, कोचिन में आया। कोचिन के बाद नीचे में क्या था, कोल्लम था। ऊपर में क्या है, कन्नौर है। और यहाँ पर एक है उड़ीसा में बालासोर, बालासोर आएगा, बालासोर को भी कंट्रोल करता है। और दूसरा हुगली, बंगाल वाला रीजन में हुगली को भी कंट्रोल करता है। तो मैप से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ 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 किसका राज हो रहा है, पुर्तगाली का राज हो रहा है। लीगेसी एंड फाइनल ईयर्स, इसका मतलब होता है विरासत, और जो इसका अंतिम समय में क्या हो रहा था। तो ये बहुत ही अग्रेसिव था, जिसके वजह वजह से क्या होता है ना, पुर्तगाली डोमिनेंस स्थापित होता है। मतलब कि इंडियन वाटर्स यानी क्या हुआ, इंडियन ओशन, इसमें पकड़ मजबूत होता है पुर्तगाली का। 1515 में अल्बुकर्की का मृत्यु हो जाता है। तो जब इसका मृत्यु होता है तो क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग पोर्तुगीज नेवल बना के जा चुका था और कॉलोनियल प्रेजेंस भी बना चुका था। तो ये अल्बुकर्की है। तो ये मैप आप लोग देखेंगे, इस मैप में आप लोगों को समझना है कि अगले क्लास में नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग बोले, जैसे कि दीव बोलेंगे, दीव कहाँ है, तो दीव जो ये गुजरात वाला रीजन है बिल्कुल नीचे में, ये वाला दीव हो जाएगा ना, ये वाला दीव हो जाएगा। तो जैसे ही दीव का जिक्र किया तो आप लोगों को माइंड में तुरंत गुजरात आना चाहिए कि हाँ ऊपर में जाना है गुजरात में, वहीं पे दीव है। दीव के बाद दमन, देखिए दमन एंड दीव साथ में नाम आता है, तो ये वाला दमन एरिया। अब देखेंगे कि दीव और दमन साथ में नहीं है, तो दीव गुजरात में है, राइट साइड में दमन है। उसके बाद एक आता बसीन, यहाँ पे आ जाता बसीन। ये बसीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बसीन। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, एक दीव देखे जो कि गुजरात में आता है, दूसरा क्या देखे, दमन देखे, दमन, दमन राइट साइड में। उसके बाद क्या देखे, बसीन देखे, ठीक है, बसीन देखे। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं। तीसरा क्या देखना हम लोगों को, सॉल्सेट देखना है। ये है यहाँ पे सॉल्सेट है, सॉल्सेट, सॉल्सेट, सॉल्सेट देखना, सॉल्सेट देखना है। उसके बाद गोवा को हम लोग को याद रखना है कि गोवा यहाँ पे है। गोवा के बाद कन्नौर, कन्नौर यहाँ पे हो जाता है, कन्नौर यहाँ पे होगा, कैलीकट यहाँ पे होगा, कन्नौर के नीचे कैलीकट, और कैलीकट के नीचे आता है कोचीन, कोचीन के नीचे कोलम। तो याद रखना है कि देखिएगा, कन्नौर, कन्नौर के नीचे कैलीकट, कैलीकट के नीचे कोचीन, कोचीन के नीचे कोलम। मतलब सब ये जो है ना, हम लोग केरला वाला बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ आए राइट साइड में, तो यहाँ पे हम लोगों को दो चीज़ याद रखना है। एक तो मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम याद रखना कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश वाला रीजन में है, आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम। और दूसरा याद रखना हुगली, बंगाल में, ये तो याद रखना है। तो आज के बाद अगर बोला जाए कन्नौर, तो तुरंत याद आना चाहिए कि कन्नौर भाई यहाँ पे है। कन्नौर कहाँ पे, यहाँ पे कन्नौर है। दूसरा कैलीकट, हाँ कैलीकट यहाँ पे, कोचीन यहाँ पे, कोल्लम यहाँ पे, दीव कहाँ पे, यहाँ पे, दमसट यहाँ पे, बसीन यहाँ पे। तो सबसे पहले दमन, दमन के बाद आएगा बसीन, बसीन के बाद सॉल्सेट, ऐसे याद रखना है। अल्फांसो डी अल्बुकर्की का कार्यकाल कब तक का था, 1509 से 1515 तक। तो इसमें हम लोग देखेंगे सोशल कंसोलिडेशन एंड डिप्लोमेसी, यानी कि सामाजिक एकीकरण देखेंगे। कंसोलिडेशन मतलब होता है कि एकजुटता उसको,
तो सामाजिक एकीकरण और कूटनीति देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सोशल कंसोलिडेशन क्या किया, सोशल क्या काम किया ये, तो मैरिंग इंडियन वीमेन, क्या बोला ना, पुर्तगाली को बुलाया, बोला कि आप लोग आइए और इंडियन वीमेन से मैरी करिए। इंडियन वीमेन से मैरी करने के लिए से होगा क्या कि एक्सेप्टेंस होगा पुर्तगाली को। अभी तक क्या है ना, पुर्तगाली को बाहरी समझ रहा था इंडियन, लोकल इंडियन लोग, ये तो बाहरी है। मगर जब पुर्तगाली से इंडियन शादी कर लेगा तो फिर उसको बाहरी बोलेगा क्या, नहीं ना। तो मैरी करवाना चालू किया इंडियन वीमेन का पुर्तगाली के साथ। दूसरा, कन्वर्टिंग देम टू पोर्तुगीज, तो कन्वर्ट करना चालू किया पुर्तगाली में। मेन इंपॉर्टेंट काम क्या किया, एबोलिशन, किसका एबोलिशन किया, सती सिस्टम का। सती यानी क्या होता था, विडो लोग क्या होते थे, बर्न होती थी, सती हो जाती थी आग में कूद कर। तो सती सिस्टम तो उसको एबॉलिश किया, यानी कि बंद किया, सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश किया, ठीक है। अगर मेंस में आंसर राइटिंग आ जाए कि यूरोपियंस के बारे में लिखिए कि यूरोपियंस क्या क्या करके गया, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, सती सिस्टम बंद किया, नया रोड बनाया, इरिगेशन सिस्टम चालू किया, टोबैको लाया, टोबैको लाने वाला, और कैसियो नट यानी कि काजू की खेती। तो टोबैको सबसे पहले कौन लाया, ये सब क्वेश्चन तो आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो ये यूरोपियन है, जिसको कूटनीतिक राजनीति बोलते हैं। मैं विजयनगर से अच्छा रिलेशन बना के रखा था, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर कहाँ पे आता वो देखिए, विजयनगर एम्पायर बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कुछ केरला वाला को छोड़ के। तो ये विजयनगर एम्पायर है। इसमें कौन कौन आ जा रहा है, कर्नाटका आ जा रहा है, केरला आ जा रहा है, तमिलनाडु आ रहा है, और आंध्र प्रदेश भी आ जा रहा है। तो विजयनगर एम्पायर से दोस्ती कौन बना के रखा, अल्बुकर्की। दूसरा, राय, एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन विद द विजयनगर। अब देखिए, मेंटेन गुड रिलेशंस विद विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर का कौन है, कृष्ण देव राय, ये विजयनगर एम्पायर का राजा है। तो इसके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखा, एम्बेसी सेंड किया इंडियन रूलर्स में। दूसरा, एक फ्रायर लुइस को भेजा विजयनगर, देखिएगा, फ्रायर लुइस को कहाँ भेजा, विजयनगर में भेजा। पुर्तगाली पक्ष में से एक प्रतिनिधि विजयनगर गया है ना, तो वो कौन गया, फ्रायर लुइस गया है। तो क्वेश्चन है, फ्रायर लुइस विजयनगर गया है ना, कहाँ गया, तो विजयनगर गया। विजयनगर पहला पुर्तगाली आने वाला कौन था, तो फ्रायर लुइस था। ऐसे क्वेश्चन आ सकता। कॉमन एनिमीज अगर हम लोग देखें तो विजयनगर और पुर्तगाली, तो विजयनगर और पुर्तगीज का जो कॉमन एनिमी था वो था दक्कन सल्तनत। विजयनगर का दोस्त कौन बना, यूरोपियन बना। तो यूरोपियन क्या करने लगा, हॉर्सेस सप्लाई करने लगा विजयनगर को, ताकि उसका मिलिट्री बेस स्ट्रांग हो। ये पोर्तुगीज देख रहे हैं हम लोग, इसमें एक्सपेंशन ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी। तो एक्सपेंशन ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी किया था, कौन किया था, पोर्तुगीज। क्या करता है, एक आर्मडा जनरेट करता है, आर्मडा चालू करता है। आर्मडा मतलब परमिशन होता है कि अगर आपको सी ओशन में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको आर्मडा लेना होगा, आर्मडा मतलब परमिशन लेना होगा। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, 1500, पहले लेते 1498 में कौन आया था, वास्को डिगामा, 1502 में आता है। पहला गवर्नर आता है मेरा 1505 से लेकर 1509 में आता है। दूसरा गवर्नर आता है 1509 से लेकर 1515 तक आता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 1515 से लेकर 1529 वाला जो पीरियड है वो है वैक्यूम पीरियड, यानी कि ये क्या है, वैक्यूम मतलब खाली, इसमें कोई नहीं था, कोई शक्तिशाली राजा नहीं था या गवर्नर नहीं था। तो 6 गवर्नर इसमें भी आते हैं, 6 गवर्नर्स रूल्ड, ये ट्रांजिशनल पीरियड था। 6 गवर्नर आया है, मगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो कुछ खास काम करके गया नहीं है। तो इसमें वास्को डिगामा का रोल क्या होता है ना, वास्को डिगामा अपॉइंटेड वाइसरॉय ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया इन 1524। तो तीसरा बार कब आया था वास्को डिगामा, 1524 में, थर्ड टाइम वाइसरॉय बन के आया था, गवर्नर बन के आया था, ठीक है। वास्को डगामा का मृत्यु कहाँ होता, कोचीन में होता है।
और वास्को ड गामा जहाँ आया था वहीं पे मरता है, मगर इसको शिफ्ट किया जाता है, इसका जो इसको दफनाया गया वो है गोवा में। टोटल वास्को ड गामा कितने टाइम आया है? तो टोटल 3 टाइम्स आया है। 1526 का बात करें तो 1526 में किसका शुरुआत हो रहा? मुगल का। तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। बाबर आता है, बाबर किसको हराता है? इब्राहिम लोदी को हराता है। और इसी से फाउंडेशन शुरू होता है, मुगल एम्पायर का नींव रखा जाता है। किसके हारने पर? इब्राहिम लोदी के। आता कौन है? बाबर आता है, इब्राहिम लोदी को मारता है और मुगल एम्पायर का फाउंडेशन शुरू होता है। 1529 में जो कृष्ण देव राय है, जिसका अलायंस हुआ था यूरोपियन में, किसके साथ? अल्बुकर्की के साथ, जो घोड़ा सप्लाई करता था। तो इसका डेथ होता है 1529 में। और कृष्ण देव राय एक इम्पॉर्टेंट रूलर था विजयनगर का, जिसके जाने के साथ साथ विजयनगर का डिक्लाइन होना चालू हो जाता है। और जब इसका डिक्लाइन होता है तो दक्कनी सुल्तान्स का राइज होता है, यानी कि ये क्या होता है? आगे बढ़ता है। शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स इन सदर्न इंडिया। देखिए, उसके निधन के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू होता है और दक्कन सुल्तानों का क्या होता है? प्रभाव बढ़ा। तो हम लोगों ने मैप में क्या क्या देखा है? अगर दीव खोजना हो हम लोग को दीव, तो यहाँ पे जाना होगा। अगर सूरत खोजना हो सूरत, तो यहाँ पे सूरत आएगा। सूरत के नीचे दमन आएगा, दमन के नीचे बसीन आएगा, बसीन के नीचे बॉम्बे आएगा। तो अगर हम लोग इसको याद रखें तो SDBB है ना, SDBB। SD आएगा सूरत दमन, BB बसीन और बॉम्बे, उसके बाद आ जाता है गोवा। उसके बाद हम लोग को कन्नौर आएगा, कन्नौर के बाद एक माहे है, माहे को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद कैलिकट के बाद कोचीन। तो कोचीन हम लोग बोल दिए थे। कैलिकट सबसे पहले कहाँ पे आया था वास्को डी गामा? कैली, मगर कोचीन में, ठीक है, ये याद रखना है। वास्को डी गामा कैलिकट में अराइव करता है, रीच, मगर माता यहाँ पे, ठीक है। और दफन कहाँ में? विजयनगर अंपायर हम लोग देख लिए कहाँ पे है, कितना वाला। उसके बाद थर्ड गवर्नर आता है जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। थर्ड गवर्नर आता है जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा का कार्यकाल से लेकर 1500 एक्सपेंशन ऑफ पोर्तुगीज कॉलोनीज का एक्सपेंशन करता है। जैसे कि गुजर रहे थे बहादुर शाह, तो ये क्या करते हैं ना, बहादुर शाह नीनो डी कुन्हा को क्या करता है कि बसीन दे देते हैं, यूरोपियन पोर्तुगीज को बसीन दे देते हैं। बसीन कहाँ है? तो बसीन यहाँ पे दिख रहा है, गुजरात ये वाला एरिया है। अब क्या करता है बहादुर शाह, बोलता है कि ले लो बसीन ले लो, तो बसीन दे देता है इसको। अब बहादुर शाह को क्या होता है कि बुलाता है एक संधि करने के लिए, कौन? नीनो डी कुन्हा। तो बुलाता है तो इन लोग जाता है बोट में, मीटिंग जो होता है वो बोट में होता है। और षड्यंत्र के तहत क्या होता है कि बहादुर शाह को बोट से गिरा देता है पानी में, जिसके कारण बहादुर शाह का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद होता है क्या, पोर्तुगीज एक्सपैंड करता है। कहाँ पे? बॉम्बे में, बसीन में, ड्यू में। तो याद रखेंगे ये सब जो है, बसीन ड्यू हो गया, बसीन हो गया, बॉम्बे हो गया, इस गोवा हो गया, इस सब में किसका राज चल रहा है? अभी पोर्तुगीज का राज चल रहा है। तो पहला कैपिटल पोर्तुगल अपना क्या बनाता है? पोर्तुगीज अपना किसको बनाता है? पोर्तुगीज का पहला कैपिटल क्या होगा? कोचीन। कोचिन होगी, कैलिकट होगा, कैलिकट होगा ना, कि कोचिन हो? कैलिकट में तो सर वो था ना पहला, और वो अपना क्या कहते हैं राजधानी, तो वो रखा था कोचिन को ना। कोचिन रखा था ना, हाँ। ठीक है। तो पहला कैपिटल किसको बनाता है? कोचिन को बनाता है। और शिफ्ट याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि शिफ्ट कौन करता है? कोचिन से गोवा शिफ्ट कौन करेगा? तो नीनो डी कुन्हा करेगा, ठीक है। कोचिन को बनाने वाला कौन था कैपिटल? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, मगर शिफ्ट करने वाला कौन है? नीनो डी कुन्हा होगा। फिर हम लोग बात करते हैं पोर्तुगीज पावर का ग्रोथ और कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। तो इसका पावर में ग्रोथ तो हुआ
प्लस इसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ इसके साथ। आफ्टर नीनो डी क्यूना होता क्या है कि अदर गवर्नेंस भी प्लेड लेस सिग्निफिकेंट रोल्स। इसके बाद वाला जितना भी गवर्नेंस आता है ना वो कुछ खास काम नहीं कर गए हैं, तो नीनो डी क्यूना आके लास्ट हो जाता है। मगर पोर्तुगीज का जो इन्फ्लुएंस है वो बना रहा और ये एक्सपैंड करता गया। यूरोपियन का राइवलरीज अगर हम लोग देखें तो 1600 से अगर हम लोग देखें तो पोर्तुगीज क्लैश्ड विद अदर यूरोपियन पावर सीकिंग डोमिनेंस इंडिया। तो पहले जो पहला 100 ईयर्स है उसमें पोर्तुगीज क्या था ना कि मोनोपोली ट्रेड कर रहा था, यानी कि सिंगल हैंडेड ट्रेड कर रहा था। सिर्फ पोर्तुगीज है यूरोपियन में अकेला ट्रेड कर रहा, कमा रहा, खा रहा। उसके बाद होता क्या है कि अदर यूरोपियन आने लगता है, जैसे कि ब्रिटिश आया, डच आता है, फ्रेंच आता है। तो ये 1600 के बाद आना चालू हो गया था। रिलेशंस विद द मुगल अगर हम लोग देखें तो पोर्तुगीज का अच्छा रिलेशन था अकबर के साथ। अकबर के साथ अच्छा रिलेशन था पोर्तुगीज का। लेकिन जैसे ही शाहजहां आया तो इसका रिलेशन इसके साथ बदतर हो गया, खराब हो गया। मराठा ने भी पोर्तुगीज को हराया। इसके साथ मराठा का एम्पायर का क्या हुआ, राइज हुआ। मराठा जो है वेस्टर्न में डोमिनेंस करने लगा। अगर हम लोग डिक्लाइन और लास्ट पोर्तुगीज गवर्नर का बात करें तो वो होता है 1962 तक चला जाता है। तो पोर्तुगीज इंडिया का टेरिटरी लेफ्ट कब किया है, 1962 में किया है। ठीक है। तो जो लास्ट गवर्नर होगा हम लोगों का उसका नाम होगा मैनुअल एंटोनियो। क्या नाम होगा, मैनुअल एंटोनियो। मैनुअल एंटोनियो सिल्वा वाज द लास्ट पोर्तुगीज गवर्नर बिफोर गोवा। जब गोवा से लीव किया 1962 में तो लास्ट गवर्नर जो होगा मैनुअल एंटोनियो सिल्वा होगा। नीनो डी कुना के बाद एक और गवर्नर आया था जिसका नाम था गार्सिया नारहोना। गार्सिया नारहोना। ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो समझ आ रहा आप लोग? तो ये इस टॉपिक से तो सर मेंस का क्वेश्चन तो नहीं बनता है, मतलब पता नहीं सर, हमको जहाँ तक लग रहा है आइडिया। अभी तो जेपीएससी में नहीं है, मेंस में। और वो हम भी देखे सकते हाँ, हैं। मेंस में ज़्यादातर कहाँ से आता पता है आप लोगों को? तो ये हिस्ट्री की हमको बात करें 1857 सर। हाँ वो आएगा, प्लस एंशियंट का जो है क्या बोलते हैं उसको, मोहनजोदाड़ो वाला, हाँ, उसका उससे एक सिंधु क्वेश्चन सभ्यता से। पक्का रहता है, पक्का रहता है। तो ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ। प्री का क्वेश्चन अगर इतना हम लोग पढ़ेंगे ढंग से तो प्री में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। ओके सर। तो हम लोग कल मिलते हैं, वो तो स्लाइड को ये चेंज कर। ओल्ड एनसीईआरटी सर, ये पूरा 6th 12th का पढ़ना है या फिर 11th 12th का ही पढ़ लें? बस 11 12 पढ़िए ना, बहुत ही इनफ है। 11 12 पढ़िए। ये जो बुक है ना, यस ओल्ड सर। एनसीईआरटी तीनों है, तीनों पढ़ लीजिए। बिपिन चंद्रा अभी जो हम लोग देख रहे हैं, बिपिन चंद्रा है, सतीश चंद्रा, क्या क्या है। हाँ, ठीक तो है। 11 हाँ 12 में जो भी बुक्स कैरी किया जाता है सर उसको पढ़ लेते बट बस ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए। हैं। बाकी बस सर एक हमारे पास था, उसको हम पढ़े हुए थे बुक सर, ये एस के पांडे का था सर। अच्छा अच्छा। उसको हम पढ़े हुए थे, तो फिर ठीक है सर, एक और वो बुक ले लेंगे सर। स्पेक्ट्रम का था सर वो नहीं, तो जो किसी कोई और भी भैया सीनियर थे तो वो ले लिए हैं, तो हम अच्छा तो ले लेंगे तो स्पेक्ट्रम। बुक जो आप लोग पढ़ते हैं ना, तो बुक को थोड़ा गंदा करना सीखिए। 3 4 हाइलाइटर खरीदिए, 20 20 रुपए का हाइलाइटर आता है, अलग अलग कलर का आता है, और अच्छा उससे हाईलाइट करके पढ़िए। क्या है कि जैसे मेंस का हाईलाइट करना तो येलो से हाईलाइट कर दीजिए, लंबा लंबा हाईलाइट कर दीजिए। उसमें अगर आपको प्री का पढ़ना है तो ऑरेंज से हाईलाइट कर दीजिए। जब प्री के लिए आप पढ़ेंगे तो सिर्फ ऑरेंज कलर को देखेंगे, समझे? तो अच्छा। 3 4 कलर का हाईलाइटर यूज करिए। और ये बताइए कि अभी जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो अच्छा लगा आप लोगों को? तो ये तो अच्छा ही था सर, बहुत समझ में अच्छा आ रहा लगा है? सर। बिल्कुल सर, समझ। नहीं बता दीजिए, वैसे कुछ सुधार भी करना पड़े तो कर सकते हैं, हो सके किसी को अच्छा ना लगा हो। नहीं सर, ठीक लगा। ठीक लगा ना? जी अभी सर। तो ये शुरुआती है, तो ये नोट्स आप लोगों को तो मिल जाएगा अभी, तो इसको आप लोग पढ़िए। सबसे बड़ी तो समस्या बस मेंस लिखना सर, वो थोड़ी सी समस्या
उसमें आते, बाकी बस सारा कुछ अभी हो रहा था सही से। हाँ, मेंस का तो हम लोग कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे-जैसे धीरे-धीरे बढ़ेंगे और मेंस में जिस तरीके से क्वेश्चंस आता है हम लोग करेंगे, सब करेंगे, ठीक है ना? जैसे अभी तक ज्योग्राफी में करते आए। तो आज उम्मीद करते हैं कि आज ज्योग्राफी की क्लास 10 बजे रात में नहीं होगा, क्योंकि हमको पार्टी में जाना है 10 बजे तक। जाना पार्टी में ज़रूरी, ठीक है ना? तो 10 ओके। बजे का आज ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगा, कल करेंगे हम लोग, ठीक है? तो ये ग्रुप में, हाँ, डेली का जो क्लासेस है सर 6 बजे ही रहेगा? देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम सेट नहीं हो पा रहा। आप लोग के हिसाब से जितना पेड मेंबर्स है, एक टाइम जो बोलिएगा उसी में कर देंगे। 10 बजे तो ठीक है ना? 10 बजे सब अवेलेबल है, किसी को दौड़ धूप करने नहीं हाँ पड़ता होगा। सर, 10 बजे ठीक है। एक 9 एक 10 करते हैं, ठीक है ना? हाँ, ये भी ये सही भी रहेगा। सर ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश तो समझ आ रहा है?